चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन सी लैंग्वेज, जिसका आप लोग 2-3 लेक्चर से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर जो हैं थोड़े थ्योरेटिकल तो हैं, पर प्रोग्रामिंग यदि आपका बैकग्राउंड नहीं है या कुछ फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो वो सब चीज़ें भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट सी लैंग्वेज। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची at Bell Telephone Lab of AT&T. Located in USA, Bell Lab headquarters is Murray Hill, New Jersey. And Dennis Ritchie is also known as founder of C language. तो शुरू में क्वेश्चन भी आता था अक्सर कि who is the founder of Dennis Ritchie and C is developed by Dennis Ritchie, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है और यहाँ पे इसकी फोटोग्राफ भी लगा दी है एक। अब हम पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पर पढ़ने से पहले मेरे ख्याल से पहले आपको ये बता दें कि सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है ना। मतलब हाउ वी लर्न सी, क्योंकि आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको छोड़ के आप अभी भी सी लैंग्वेज ही क्यों पढ़ रहे हो, जबकि मेरे को ध्यान है कि बहुत टाइम पहले हमने जब लगभग 20 साल पहले भी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी सी लैंग्वेज पढ़ी थी और आज भी स्टूडेंट को हम सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो इतना लंबा या इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद भी सी लैंग्वेज क्यों की इम्पोर्टेंस क्या है और अभी भी स्टूडेंट्स के लिए इसका पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी क्यों है। ये बात तो कंफर्म है कि अभी जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जितना भी इंडस्ट्री में हो रहा है, उसमें सी लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा है, पर फिर भी इसकी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस होने की वजह ये है कि पहली चीज देखिए कि इनिशियली जो लैंग्वेजेस आई, जैसे हम बोलें कि आपकी ये लैंग्वेज है एक सी, या इसको इस तरह से बोलें, हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ पुरानी लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल लिखें तो पहले एक लैंग्वेज चलती थी आपकी पास्कल, इसके बाद लैंग्वेज आई आपकी फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेटर, इसके बाद कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसके बाद बेसिक, और इसके बाद आई सी। मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेजेस में उनका नाम लिख रहा हूँ, इसके बीच में और भी लैंग्वेजेस चली थी। तो सी लैंग्वेज आने की ये जो चारों पांचों लैंग्वेज लिखी हैं, इन सब लैंग्वेजेस के क्या हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक तो सेम थे, पर अपने सिंटैक्सेस, जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट थे या जितने भी कीवर्ड थे, वो पांचों लैंग्वेजेस के क्या इंस्ट्रक्शन या की सेट क्या हैं आपके अलग अलग हैं, ठीक है ना। और सबके प्रोग्रामिंग रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग है, सिंटैक्सेस अलग अलग हैं, सब चीज़ें डिफरेंस थी। और सी लैंग्वेज जो थी काफ़ी पॉपुलर हुई, और सी लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज डेवलप हुई C++, इसने क्या किया कि जो सिंटैक्स रूल थे या जो भी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट थे वो किसके फॉलो किए, इसने सी के ही फॉलो किए। मतलब C++ भी जब आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा या नॉलेज होगा तो उसमें भी देखोगे आपकी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, फॉर लूप है, इफ है, वाइल है, या जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी सी के ही चलते हैं, बस उसमें C++ में एडिशनल फीचर और ऐड हो गई हैं। इसके अलावा जावा हो गई, C# हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने सबने क्या किया है कि सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन सेट को ही क्या किया है, फॉलो किया है। कुछ लैंग्वेज बेसिक ही एक पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो कुछ लैंग्वेज जैसे थी उन्होंने बेसिक को ही फॉलो किया, जैसे कि एक काफी पॉपुलर लैंग्वेज थी विजुअल बेसिक, और इसके बाद आई आपकी VB.NET। सी की कैटेगरी में हम एक और लैंग्वेज इंक्लूड, हाँ ये ठीक है, C# हो गया, तो VB.NET, ठीक है ना। तो ये दो लैंग्वेज थी वो बेसिक के बेस पे थी, और ये जो लैंग्वेजेस कुछ नाम लिखे मैंने सब क्या है, सी के बेस पे हैं। तो एक्चुअली में पूरे की पूरी लैंग्वेजेस जो 5 यहाँ लिखी हैं, इसके अलावा और भी हैं, इन्होंने सबने क्या किया, सी के फंडामेंटल रूल्स जो हैं इन्हीं को ही फॉलो किया। तो सी में जो प्रोग्रामिंग मेथड है कि ये पूरी केस सेंसिटिव है, तो ये पूरी लैंग्वेजेस भी क्या है आपकी केस सेंसिटिव है। इसमें हर लाइन के आखिरी में सेमीकोलन लगता है, यहाँ पे भी हर लाइन के आखिरी में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। फंक्शंस के जो रूल हैं, यहाँ पे भी फंक्शंस के रूल सेम चलते हैं। इफ है, फॉर है, वाइल है, या लूपिंग एंड ब्रांचिंग के जो सिंटैक्सेस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है,
और इन हर लैंग्वेजेस में क्या है, सेम चलते हैं। तो यदि आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या पढ़ रहे हो, बेसिकली फंडामेंटल। क्योंकि जब आप जावा पढ़ोगे या सी प्लस प्लस पढ़ोगे या सी शार्प पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको क्या है कि कोई आपको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है या लूपिंग कैसे चलती है, इफ कैसे यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। क्योंकि अगर वो बताने लगेगा तो इसका मतलब उसको बहुत शुरू से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जावा में सिर्फ जावा की क्लास आगे चालू होगी और ये मान के चलते हैं कि बेसिक्स आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल एक्चुअली में क्या है, सी। तो सी लैंग्वेज पढ़ने का मतलब आप बहुत सारी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक पोर्शन को कवर कर रहे हो। और साथ साथ दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप ना सिर्फ सी लैंग्वेज सीख रहे हो बल्कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसको भी आप यहाँ पे सीखोगे। तो यदि इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ सी लैंग्वेज को, तो ये जैसे आपकी एक सी लैंग्वेज है। और ये है आपकी सी प्लस प्लस। ठीक है ना। तो सी प्लस प्लस बेसिकली इज अ सुपर सेट ऑफ सी। देखिए, तो सी लैंग्वेज जो है पूरा का पूरा सी लैंग्वेज का पोर्शन सी प्लस प्लस में तो कवर होगा ही। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और एडिशनली ऐड हो जाएंगी कहाँ पे, सी प्लस प्लस में। यदि आप जावा पढ़ते हैं तो जावा पढ़ेंगे तो सी और सी प्लस प्लस का 100% पोर्शन तो नहीं कह सकते, पर मैक्सिमम पोर्शन जो है सी सी प्लस प्लस का इम्प्लीमेंट होगा। और साथ साथ हम बहुत सारी चीजें क्या पढ़ेंगे, एडिशनली भी पढ़ेंगे। तो ये आपका देखिए इस तरह से अलग अलग हमारा ये डायग्राम है। और इसी तरह से हम बाकी लैंग्वेज को भी इससे कंपेयर कर सकते हैं कि हर लैंग्वेज ने सी के काफ़ी सारे फंडामेंटल पूरा सी को फॉलो किया है और अपने एडिशनल फीचर्स जो हैं, जैसे सी प्लस प्लस में बेसिकली क्या ऐड किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग आपने नाम सुना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, सी प्लस प्लस ने इंट्रोड्यूस किया। जावा ने फिर क्या किया, सी प्लस प्लस की इस पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर को कवर किया, साथ साथ अपनी और बहुत सारी फीचर ऐड कर दी। तो वो क्या बन गया, आपका जावा बन गया। तो इस तरह से क्या है, आपकी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी जो है वो सबके क्या है, सबसेट में आती है। मतलब सी का जो पोर्शन है वो सब जगह क्या है, कॉमन है एक तरीके से। इसलिए जो है वो सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बातें हैं प्रॉपर्टीज़ पे। सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। तो सी लैंग्वेज की हम पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी को देखिए हाई लेवल लैंग्वेज तो है, पर एक्चुअली में इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलने का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में हम हाई लेवल के साथ साथ लो लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मिडिल का मतलब ये यहाँ बिल्कुल नहीं है कि हम हाई से कुछ कम है और लो से कुछ ज़्यादा है। मिडिल मतलब कि ये हाई लेवल के अलावा लो लेवल का भी काम करके दे सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सी इज अ लैंग्वेज ऑफ फंक्शंस। तो बाकी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या थे, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट अलग थे और फंक्शंस अलग अवेलेबल होते थे। पर सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि जो कुछ भी है सब वो किस में है, फंक्शन के फॉर्म में ही अवेलेबल है। आपका हर स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन के फॉर्म में होगा। और फंक्शन जो है, जैसे आपने और कहीं नहीं तो एक्सेल में आपने फंक्शन जरूर यूज किए होंगे। सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, मिड फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और फंक्शन में आपने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन आप लगाते हो, जैसे सम फंक्शन लगाते हैं तो सम के अंदर हम क्या लगाते हैं, ये पैरेंथेसिस जरूर लगते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन की पहचान है कि कोई यदि स्टेटमेंट फंक्शन के फॉर्म में है तो वहां पे पैरेंथेसिस लगेगा और बीच में यदि कुछ आर्गुमेंट होंगे
तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट लिखेंगे एक या एक से ज़्यादा जितने भी होंगे, पर पैरेंथेसिस उसमें ज़रूर होंगे। तो सी लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सब क्या है, फंक्शन के फॉर्म में ही है। तो आपने देखा होगा जैसे सी में इफ हम लगाते हैं तो भी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पे लूप चलाते हो फॉर तो भी पैरेंथेसिस लगता है, प्रिंट एफ लगाते हैं तो भी लगता है, स्कैन एफ लगाते हो तो भी लगता है, CLR SCR यूज करते हैं हम तो भी वहाँ पे क्या यूज होता है, फंक्शन के साइन यूज होता है। मतलब सी के जितने भी इंस्ट्रक्शन है सब वो फंक्शन के फॉर्म में ही है। दैट इज द रीजन व्हाई सी इज कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एवरी स्टेटमेंट ऑफ सी must be terminate with सेमीकोलन, और ये आपका होता है सेमीकोलन का साइन, ठीक है ना। मस्ट बी टर्मिनेट विद सेमीकोलन। सी लैंग्वेज में आप कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो वहां पे आपको उसको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट करना पड़ेगा। लाइन चेंज करने से आपका वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, जहां पे सेमीकोलन लगा है वहां पे वो लाइन क्या होगी, कंप्लीट होगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पे मतलब आप क्या लिख रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से लिख रहे हो, मतलब कि कैपिटल लिख रहे हो या स्मॉल लिख रहे हो वो भी मायने रखेगा, ठीक है ना। और यही रीजन है कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा किस में बना हुआ है, सी लैंग्वेज में बना है। इससे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है आपका केस सेंसिटिव है। तो वहाँ पे जो कमांड आप लिखते हो अगर स्मॉल लेटर में कमांड है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। और यही वजह है कि यूनिक्स के जो एडवांस वर्जन आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें कि लिनक्स है, ubuntu है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है आपके केस सेंसिटिव हैं, जबकि आपको मालूम है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, हम लिखते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स contains the definition of functions used in C। हेडर फाइल बेसिकली क्या है कि सी में जितने भी हम फंक्शन यूज करते हैं उन सब की डेफिनेशन कहाँ यूज होती है, हेडर फाइल में। तो मतलब ये कहने का कि जैसे आपने सी में कमांड लिखा है CLR SCR, मतलब स्क्रीन क्लियर हो जाए। प्रिंट एफ लिखने से आपका मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो कोई इंस्ट्रक्शन लिखने से वो इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगा? जैसे SQRT ऑफ 9 लिखा तो आपने 9 का स्क्वायर रूट मिल गया, पर वो कहाँ से मिल गया? मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में क्या है, उसकी डेफिनेशन तो होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन भी जो है वो प्रोग्राम ही है। तो कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन भी होगी जिसके थ्रू क्या है वो आपके फंक्शन रन होते हैं। तो इन सब डेफिनेशन को हेडर फाइल्स के अंदर रखा गया है। तो सी में कोई एक हेडर फाइल नहीं है जिसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी हेडर फाइल्स है जिसके अंदर क्या है आपके अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है वो, या अलग अलग फंक्शन जो है उनकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। जैसे कुछ हेडर फाइल्स के नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि आपकी मेन हेडर फाइल जो है वो है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, string.h है, math.h है, और यदि आप ग्राफिक्स का यूज करते हैं तो graphics.h है, और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। तो ये सब क्या है, कुछ हेडर फाइल्स हैं जिनका कि हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, अगर आपने कोई फंक्शन यूज किया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस फंक्शन की डेफिनेशन किस हेडर फाइल में है, और उसको फिर आप अपने प्रोग्राम में क्या करते हो, इंक्लूड। तो इसी में मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे आगे जोड़ लेते हैं, therefore we should include the related
header file in our program using preprocessor, ये है आपका हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, इस तरह से, ठीक है। तो हैश इंक्लूड की हेल्प से क्या है कि हम अपने प्रोग्राम में जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं हमको मालूम होना चाहिए उसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन जहाँ पे भी होगी उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड। और जैसे हमको stdio यूज करें तो हम लिखेंगे stdio.h, इस तरह से हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्मली या इनिशियली अभी जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है वो stdio get ch हो गया, या clr scr यदि फंक्शन यूज करते हैं तो हम कोनियो को भी यूज कर सकते हैं। तो यही दो हेडर फाइल अभी फिलहाल चलेगी। जब स्ट्रिंग फंक्शन आगे चल के पढ़ेंगे तब string.h को, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए math.h को, ऐसे हम आगे इन फ्यूचर और हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते जाएंगे। अब देखिए जैसा मैंने बताया कि C इज अ लैंग्वेज ऑफ फंक्शंस, तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो फंक्शन के फॉर्म में ही है। यहाँ तक कि हमारा जो प्रोग्राम है वो भी क्या है, एक फंक्शन ही होता है, और इस फंक्शन का नाम हमेशा क्या होता है, मेन। तो एक्चुअली में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम नहीं हम बोलेंगे, हम उसको क्या बनाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम फाइल के फॉर्म में सेव करते हैं, पर उस फाइल के अंदर क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन होता है जो कि हमारा काम करके देता है। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम सी के ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं, रेडीमेड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उन फंक्शंस का आउटपुट मिलके अल्टीमेट हमारे मेन फंक्शन का क्या बनता है, आउटपुट। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि मेन हमारा प्रोग्राम में का नेसेसरी पोर्शन है, और यहाँ पे लिखना जरूरी है कि और program execution always starts and end with main। हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होगा और मेन पे जाके क्या होगा, वो प्रोग्राम हमारा खत्म होगा, चाहे मेन प्रोग्राम में कहीं भी लिखा हो। तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम है इसका यदि हम स्ट्रक्चर बोलें तो क्या होगा, तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या होगा इसका। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो सी के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर अगर आपको दूसरी हेडर फाइल की भी जरूरत है तो उसको इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h, फिर लिखेंगे हम मेन, और मेन के बाद हमारा करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और करली ब्रैकेट्स ही खत्म होगा। तो इस तरह से हमारा बनेगा क्या, ये आपका मेन प्रोग्राम, ठीक है ना। और किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो कहाँ से शो होती है, ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है फंक्शन, करली ब्रैकेट पे ही शो होता है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, और जिस भी स्टेटमेंट के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा इसका मतलब क्या है कि मेन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, और बाकी जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो होंगे उनमें सब में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा टर्मिनेशन के लिए, और यहाँ पे बीच में हमारा क्या आ जाएगा, प्रोग्राम जो भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना प्रोग्राम। तो ये है हमारे सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दिया कि सी का प्रोग्राम इस तरह से हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि सी का है तो हर प्रोग्राम का ये एसेंशियल पार्ट है। तो टर्बो सी में हम स्टार्टिंग में देखेंगे टर्बो सी क्या होता है, कैसे इसको ओपन करते हैं और कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे।